अब फाइनली हम लोग यूनिट 1 के लास्ट टॉपिक पे पहुंच गए हैं, प्रोसीजर फॉर डिसाइडिंग एंड हियरिंग क्लेम्स। बाकी क्लास के जो लिंक्स है उसकी प्लेलिस्ट का लिंक मैंने नीचे दिया हुआ है, ठीक है। आज की क्लास में हम सेक्शन 20 से लेकर 25 तक करेंगे। अब देखो, जहाँ 4 बर्तन होते हैं ऑब्वियसली खड़कने की आवाज़ आती ही है, ठीक है। अब लोग इतने शरीफ तो नहीं है, एम्प्लॉयर भाई साहब इतने शरीफ नहीं है कि वो हमेशा वही टाइमली वेजेस देंगे, जितना गवर्नमेंट ने तय करा है उतना ही देंगे। अगर लोग इतने ही शरीफ होते, कोर्ट पुलिस स्टेशन इनकी ज़रूरत थोड़ी थी, ठीक है। तो ऑब्वियसली कई बार वो उनको वेजेस नहीं देते टाइमली, ठीक है, या उससे भी कम देते हैं जितनी मतलब तय करी है गवर्नमेंट ने, ठीक है, या उनको कई बार हैरास करते हैं। तो उसके लिए ऐसा उनके साथ ना हो, एम्प्लॉयज़ के लिए सेफ गार्ड बनाया है सेक्शन 20 से लेकर 25 तक, ठीक है। तो वो आज की क्लास में हम समझेंगे। अब सबसे पहले आगे सेक्शन नंबर 20 क्लेम्स। ये क्या कहता है कि अगर जो एम्प्लॉई है उसको मिनिमम वेजेस से भी कम मिल रही है या उसको टाइमली पेमेंट नहीं मिल रही। अब टाइमली पेमेंट कितनी ज़रूरी होती है कि भाई तुमने भी देखा होगा, तुम्हारे माँ बाप की 1-2 दिन से भी सैलरी उनकी लेट हो जाए तो उनका कितना मूड ख़राब, मतलब इतना स्ट्रेस लेवल दिख रहा होता है घर में। क्यों? क्योंकि उसी के बेसिस पे हर चीज़ डिसाइडेड होती है। जैसे ही सैलरी आएगी ये वाली फ़ीस जाएगी, ये वाला बिल पे होगा, ठीक है। तो टाइमली पेमेंट बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन जो एम्प्लॉयर है उसको टाइमली पेमेंट नहीं कर रहा, उसको हरास कर रहा है कि भाई कल ले लियो, परसों ले लियो, बार बार दिमाग में दुखा। या फिर उसको जो ओवर टाइम वेजेस है, ओवर टाइम वेजेस मैंने बताया था कितनी होनी चाहिए, 200%, यानी कि डबल द जो नॉर्मल वर्किंग रेट में जो अमाउंट है उससे डबल होना चाहिए। तो उसके बजाय उसको 120%, 110% ऐसे दे रहे हैं, यानी डबल नहीं दे रहा, ठीक है। तो इन सब केसेस में जो तुम्हारा अग्रीव्ड है वो जो एम्प्लॉई है वो क्लेम डाल सकता है, ठीक है। यहाँ तक हमें समझ में आ गया। अब ये जो क्लेम है इसकी 2 बड़ी इंटरेस्टिंग बातें हैं। पहला कि ये जो क्लेम है वो कौन कौन डाल सकता है। एक तो हो गया तुम्हारा एम्प्लॉई ऑब्वियसली, दूसरा हो गया उसका एडवोकेट। अब एडवोकेट कौन होता है? उसका रिप्रेजेंटेटिव ही तो होता है, ठीक है। तीसरा हो गया तुम्हारा ट्रेड यूनियन का कोई ऑफिशियल। लेकिन एक चीज़ इसमें ध्यान रखना हमेशा, ये जो ट्रेड यूनियन है ये रजिस्टर्ड होनी चाहिए, अनरजिस्टर्ड ये काम नहीं कर सकता। नेक्स्ट, कोई इंस्पेक्टर। अब ये कोई इंस्पेक्टर कौन है? वही वो सेक्शन 19 वाला इंस्पेक्टर। अब हमने लास्ट क्लास में समझा था इंस्पेक्टर की ड्यूटीज़ कि अगर कोई घपला हो रहा है कि भाई उस पर जो अंगूठा छाप करवा लिया कि भाई इसको मिल रहे हैं, एम्प्लॉई मुझे मिल रहे हैं 1000 रुपये, ठीक है, एम्प्लॉई से अंगूठा लगवा लिया और एक्चुअली में उसको 100 रुपये मिल रहे थे, ठीक है। ऐसा कोई घपला हो रहा है या उसको दिख रहा है कि भाई उसको मिनिमम वेजेस कम दे रहे हैं, हरास कर रहे हैं, कुछ भी है, तो इंस्पेक्टर उसके लिए उसके बिहाफ पे क्लेम डाल सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया एनी अदर पर्सन, एनी अदर ऑथराइज्ड पर्सन, ठीक है। अब बचपन में ना मुझे बड़ी क्यूरियोसिटी होती थी कि एनी अदर पर्सन ये जैसे लिख देते हैं एक्ट में, मतलब ये क्या वो ETC एक्सेट्रा वाले क्या, एंड ऑफ थिंकिंग कैपेसिटी? ऐसा नहीं है। जो एनी अदर पर्सन होते हैं ना इसमें AR AS ये सब कवर होते हैं। अब ये कौन होते हैं? ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तुमने कभी ना GPA या SPA का नाम सुना होगा। कौन होते हैं लोग? मैं एक ब्रीफ में बताती हूँ। GPA मतलब जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी, SPA स्पेशल पावर ऑफ अटॉर्नी। मान लो मैंने तुम्हें अपना SPA बनाया, ठीक है, तो अब मी इज इक्वल टू यू, मतलब कि तुमने कुछ भी कहा इज इक्वल टू वो चीज़ मैंने कही, तुमने कोई भी एक्ट करा इज इक्वल टू वो चीज़ मैंने करी। मतलब काइंड ऑफ एक प्रिंसिपल एजेंट वाला रिलेशन हो जाता है, काइंड ऑफ, ठीक है। वैसे ही एक जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी भी होता है, ठीक है। जनरल पावर ऑफ अटॉर्नी मतलब काफ़ी ब्रॉड होता है, SPA मतलब एक पर्टिकुलर चीज़ के लिए होता है। अब हम इसमें नहीं जाएंगे, बिल्कुल ये एक अलग टॉपिक है, बस ये ब्रीफ में समझ लो कि ये लोग होते हैं AR तुम्हारे ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव। तो जो एनी अदर ऑथराइज पर्सन में ये लोग कवर होते हैं, ठीक है। अब जो दूसरी चीज़ है क्लेम्स के बारे में वो होती है कि तुमने एक लिमिटेशन एक्ट का नाम तो सुना ही होगा, ठीक है। क्लेम्स का भी एक लिमिटेशन पीरियड होता है, वो होता है 6 मंथ्स, यानी कि ये जो तुम क्लेम डाल सकते हो वो 6 महीने तक डाल सकते हो। अभी 6 महीने कब से? तब से जब से तुम्हारी मिनिमम वेजेस ड्यू हुई है। मतलब मान लो आज है 1 जुलाई 2022, तो आज मुझे पेमेंट मिलनी थी, ठीक है, नहीं मिली, तो आज से मेरी पेमेंट ड्यू है से लेकर 6 महीने, यानी कि 31 दिसंबर 2022, ठीक है। ये मेरी लास्ट डेट है क्लेम डालने के बाद। इस क्लेम डालने के लिए इस पीरियड के बाद मेरा क्लेम डालने का जो मेरा हक है वो एक्सपायर हो जाएगा, वो लिमिटेशन पीरियड लग जाएगा, ठीक है। तो ये 6 महीने। तो कहानी हमारी कहाँ तक पहुँची है कि भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत किया, उसको मिनिमम वेजेस नहीं दी, उसको टाइमली पेमेंट नहीं दी, उसको ओवर टाइम वेजेस उसकी कम दी, या कॉम्पनसेटरी लीव का भी एक प्रोविज़न होता है, मैंने बताया था कि उसको छुट्टी वाले दिन अगर तुम काम करवा रहे हो तो किसी और दिन तुम्हें उसको छुट्टी देनी पड़ेगी, है ना। उसको कॉम्पनसेटरी लीव नहीं दी,
ठीक है, तो उसको बेसिकली उसको कुछ ना कुछ तरीके से तंग करा, तो उस केस में एम्प्लॉय क्लेम डाल सकता है अंडर सेक्शन नंबर 20। ठीक है, अब ये जो क्लेम डालेगा कौन कौन डाल सकता है, एम्प्लॉय, एडवोकेट, ट्रेड यूनियन का कोई ऑफिशियल, लेकिन वो रजिस्टर्ड ट्रेड यूनियन होनी चाहिए, इंस्पेक्टर अंडर सेक्शन 19 या एनी अदर ऑथराइज पर्सन। ठीक है, क्लेम डालने का टाइम पीरियड 6 महीने होना चाहिए। यहाँ तक होपफुली कोई दिक्कत नहीं होगी। नेक्स्ट पॉइंट, अब ये जो तुम क्लेम डालोगे वो किसको डालोगे, वो तुम डालोगे अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। इन्हें ना अप्रोप्रिएट वर्ड से बड़ा प्यार है, अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अप्रोप्रिएट अथॉरिटी, सब अप्रोप्रिएट। ठीक है, तो ये तुम क्लेम डालते हो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। अब ये जो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है इसको कौन अपॉइंट करता है, ऑब्वियसली तुम्हारी प्रिय अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ना भाई। अब ये जो अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट है ये अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अपॉइंट करती है। इसमें कौन अपॉइंट हो सकता है, तुम्हारा लेबर कमिश्नर, ऑब्वियसली लेबर से रिलेटेड मामला है, लेबर कमिश्नर हो गया तुम्हारा, या फिर तुम्हारा जज, वो जज जिसके पास एक्सपीरियंस है सिविल कोर्ट का, मतलब वो कभी सिविल कोर्ट का जज रहा हो। ठीक है, या फिर स्टाइपेंडरी मैजिस्ट्रेट, स्टाइपेंडरी जज। ठीक है, अब इस कंसेप्ट का नाम तुमने ज़िंदगी में नहीं सुना होगा, क्योंकि ये वाला कंसेप्ट हटा दिया गया था बाय द अमेंडमेंट इन द ईयर 2000। अगस्त 2000 की अमेंडमेंट में स्टाइपेंडरी जज का कंसेप्ट हटा दिया था। ये वैसे क्या होता था, शॉर्ट में समझ लो, स्टाइपेंडरी जज होते थे ये जजेस मैजिस्ट्रेट के कोर्ट में बैठते थे। मैंने ये नहीं बोला कि जजेस के कोर्ट में बैठते थे, ये जजेस मतलब जजेस से नीचे होते हैं मैजिस्ट्रेट। ठीक है, तो ये वाले जजेस मैजिस्ट्रेट की कोर्ट में बैठते थे और ये ना मतलब काफ़ी सीरियस वगैरह केसेस सुनते थे। तो फिर 2000 के अमेंडमेंट में कोर्ट ने कहा कि भाई क्या नॉनसेंस है ये स्टाइपेंडरी जज, इसको हटाओ और इनको रिप्लेस कर देता जो भी हमारे नॉर्मल सिविल कोर्ट के जजेस हैं उनसे। ठीक है, ये एक्ट इतना रंडेंट है, इन्होंने सिर्फ मिनिमम वेजेस जो है ना वो जो तय करी है वो उसको अपडेट करते हैं, बाकी एक्ट का कुछ अपडेटेड नहीं है। बहुत महान लोग हैं ये। तो खैर हमारी कहानी कहाँ तक पहुँची कि भाई एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत किया, इनमें से कुछ उसको करा। ठीक है, दूसरा एम्प्लॉय ने डाला क्लेम, तीसरा क्लेम कौन कौन डाल सकता है, ये सारे लोग, चौथा क्लेम डालने का टाइम पीरियड है 6 महीने, पांचवा अप्रोप्रिएट अथॉरिटी अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट सिलेक्ट करेगी, और ये 3 हो सकते हैं। ठीक है, छठा पॉइंट वो कहता है कि ये जो तुम्हारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है ये क्या करेगी, ये दोनों पार्टीज को सबसे पहले तो सुनेगी, एम्प्लॉय को भी एम्प्लॉयर को भी। ठीक है, ऑडियो अल्टरम पार्टम राइट टू बी हर्ड दोनों के पास है। ठीक है, उसके बाद ये इंक्वायरी का ऑर्डर दे सकती है कि भाई इस केस में फर्दर इंक्वायरी करी जाए और एविडेंसेस लाए जाए। ठीक है, या फिर डायरेक्शन दे सकती है। अब डायरेक्शन क्या दे सकती है, अगर एम्प्लॉय को जो मिनिमम वेजेस तय करी हैं, जो पैरामीटर्स गवर्नमेंट ने सेट करे हैं उससे भी उसको कम दी जा रही है, उस केस में सबसे पहले तो डिफरेंस पे करो। डिफरेंस मतलब कि जो मिनिमम वेजेस सरकार ने तय करी है माइनस एक्चुअल वेजेस पेड, जो उस बेचारे एम्प्लॉय को वेजेस मिल रही हैं एम्प्लॉयर के द्वारा। ठीक है, तो उसका जो डिफरेंस है सबसे पहले तो वो पे करो, और कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकती है। ठीक है, यानी कि कॉम्पनसेशन मतलब कि भाई वो जब शांति तेरे से वेजेस मांग रहा है तब तुझसे नहीं दी गई, उसको ज़रूरी था तूने कोर्ट में घसीटवाना, उसका टाइम वेस्ट करा, उसको परेशान करा, तो अब तू बेटा कॉम्पनसेशन दे। ठीक है, और कॉम्पनसेशन में एक चीज़ याद रखना कि ये जो कॉम्पनसेशन है इट शैल नॉट एक्सीड 10 times द डिफरेंस। मतलब कि डिफरेंस मान लो कि जैसे 1000 रुपये मिनिमम वेजेस तय करी थी, ठीक है, एक्चुअल वेजेस जो पेड है वो 100 रुपये है। ठीक है, तो 900 रुपये डिफरेंस आया, तो 900 × 10 यानी कि 9000 से ऊपर तुम उसको कॉम्पनसेशन अवॉर्ड नहीं कर सकते किसी भी सूरत में। ठीक है, अब एक और चीज़ इसमें याद रखना कि जो कॉम्पनसेशन है एक्ट में लिखा है मे अवॉर्ड कॉम्पनसेशन, मे है शैल नहीं है, और मे का मतलब हमें पता है डिस्क्रिशनरी प्रोविजन होता है, ज़रूरी नहीं है कि अथॉरिटी उसको कॉम्पनसेशन अवॉर्ड करे ही करे। ठीक है, और इन एनी अदर केस, ठीक है, पहला केस कि अगर मिनिमम वेजेस से जो तय करी है उससे कम पे करिए, दूसरा इन एनी अदर केस उसको डिफरेंस तो देना ही देना है।
प्लस वही मे अवार्ड कॉम्पनसेशन, और जो कॉम्पनसेशन है इट शैल नॉट एक्सीड 10 रुपीज़। मैंने कहा था ना ये एक्ट पुराना है, इतना रेडंडेंट है। 10 रुपये में पुराने टाइम में बहुत कुछ आता था, आज सिर्फ हवा आती है। अब ये मत बोलना 10 रुपये में लेज आते हैं, लेज में हवा ही होती है, ठीक है, आई एम राइट। तो डिफरेंस प्लस कॉम्पनसेशन, और कॉम्पनसेशन देखो तो 10 रुपये। नेक्स्ट पॉइंट आता है हमारा, कौन सा पॉइंट होगा ये, 7वां पॉइंट, ठीक है। 7वां पॉइंट आता है कि जो भी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है ये हमारी, कि कोई भी डिसीजन देगी इट शैल बी फाइनल। अब मतलब जैसे कोर्ट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, वैसे ही तुम्हारा मीडिएशन सेंटर होता है, उसका जो भी डिसीजन होता है वो फाइनल नहीं होता है। और वैसे ही एक होता है आर्बिट्रेशन कंसिलिएशन, कंसिलिएशन का डिसीजन फाइनल नहीं होता, लेकिन आर्बिट्रेशन में जो भी अवार्ड पास होता है वो फाइनल होता है। मतलब उसको तुम कोर्ट में चैलेंज कर सकते हो, लेकिन उसमें बड़े लफड़े होते हैं। मतलब जब तक प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस का अटर वायलेशन ना हो, या फिर कोई बहुत ही शेयर मिस्टेक ऑफ लॉ ऑन द फेस ऑफ इट दिख रहा हो, तब तक तुम मतलब नहीं करवा सकते उसको चैलेंज, ठीक है। तो इसका अवार्ड बेसिकली फाइनल होता है। और 8th पॉइंट, लास्ट पॉइंट, कि भाई ये जो तुम्हारी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके पास उतनी ही पावर होगी जितनी कि एक सिविल जज के पास होती है, जो कि अपॉइंटेड अंडर सीपीसी ऑफ सिविल कोर्ट, ठीक है। मतलब कि वो तुम्हारे एविडेंस बुलवा सकता है, ठीक है, विटनेस को बुलवा सकता है, या फिर कंपेल करवा सकता है प्रोडक्शन ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है। मतलब बेसिकली जो भी एक सिविल जज के पास पावर होती है ना, वो सारी पावर इस अथॉरिटी के पास भी होती है, ठीक है। तो एक बार इस कूड़े कचरे में से सारे पॉइंट कोशिश करते रिवाइज करने की, ठीक है। एम्प्लॉयर ने एम्प्लॉय के साथ कुछ गलत करा, इनमें से कुछ भी करा, टाइमली पेमेंट नहीं दी, ओवर टाइम वेजेस कम दी, ब्ला ब्ला ब्ला, ठीक है। तो एम्प्लॉय क्लेम डाल सकते हैं। कौन कौन क्लेम डाल सकते हैं? एम्प्लॉय, एडवोकेट, ट्रेड यूनियन का कोई ऑफिशियल, ट्रेड यूनियन रजिस्टर्ड होनी चाहिए, कोई इंस्पेक्टर या एनी अदर ऑथराइज पर्सन, ठीक है। नेक्स्ट कि भाई क्लेम का टाइम पीरियड क्या है, 6 मंथ्स लिमिटेशन पीरियड, इसको मत भूलना। 5th पॉइंट है, 4th वो हो गया था, ठीक है। 5th पॉइंट है कि जो एक क्लेम डालोगे वो किसको डालोगे? अप्रोप्रिएट अथॉरिटी को। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन अपॉइंट करेगा? अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट अथॉरिटी कौन हो सकते हैं? लेबर कमिश्नर, जज जिसके पास सिविल कोर्ट का वो एक्सपीरियंस हो, या स्टाइपेंडरी जज। अब ये एक्ट में दिया हुआ है तो लिख लेना, मेरे को पता है नॉनसेंस है, पर है इसमें काफ़ी चीज़ें इसमें नॉनसेंस है, ठीक है। उसके बाद अभी अप्रोप्रिएट अथॉरिटी क्या करेगी? इंक्वायरी बिठा सकती है या डायरेक्शन दे सकती है। मतलब ऑब्वियसली पहले दोनों पार्टी को सुनेगी, उसके बाद इंक्वायरी, डायरेक्शन, ठीक है। डायरेक्शन किस चीज़ की दे सकती है? कि भाई डिफरेंस पे करो, प्लस कॉम्पनसेशन अवॉर्ड कर सकती है, नहीं है, ठीक है। कॉम्पनसेशन कितनी होगी? इट शैल नॉट एक्सीड, शैल है यहाँ पे, मैंडेटोरी है, इट शैल नॉट एक्सीड 10 टाइम्स द डिफरेंस। या फिर इन एनी अदर केस डिफरेंस पे करेगी और कॉम्पनसेशन देगी। कॉम्पनसेशन शैल नॉट एक्सीड द प्राइस ऑफ हवा, ठीक है। 7th पॉइंट आ गया कि जो भी डिसीजन पास करेगी वो फाइनल होगा। और फाइनली 8th पॉइंट कि इसके पास उतनी ही पावर होगी जितनी एक सिविल जज के पास होती है सीपीसी में। ये जो सारे पॉइंट्स है, डोंट वरी, इस कूड़े में से नहीं पढ़ना तुम्हें। मैंने एट द एंड ऑफ द वीडियो, इसी वीडियो में मैंने तुम्हें नोट्स बना के दिए हैं मेरी खुद ही की लैंग्वेज में, और जैसे मैंने पॉइंट्स यहाँ पे लिखे वैसे ही मैंने वही अपनी लैंग्वेज में वहाँ लिखा है, बेयर एक्ट नहीं चिपकाया। डोंट वरी, ईजिली तुम अपना लिख लोगे एग्जाम में। नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 21, जो कि कहता है सिंगल एप्लीकेशन। मतलब कि ये जो एम्प्लॉय के साथ कुछ बुरा हो रहा है, ठीक है। अब ज़रूरी नहीं है कि किसी मतलब एम्प्लॉयर का ज़रूरी नहीं है ना कि किसी एक एम्प्लॉय के अगेंस्ट ही ग्रज हो, वो बाकी किसी को नहीं दे रहा वेज, ठीक है। तो मान लो ऐसे उसके अंडर 100 एम्प्लॉयज़ हैं, तो सारे 100 के 100 अलग से जाएंगे कोर्ट, सेम मैटर में ही, सेम एम्प्लॉयर के अगेंस्ट ही वो सारे केस डालेंगे। ना 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 ना, उसके बजाय सेक्शन 21 ऑप्शन देता है, इट्स नॉट कंपल्सरी, वो ऑप्शन देता है सिंगल एप्लीकेशन का। तुमने एक चीज़ सुनी होगी, क्लास ऑफ सूट्स, वो भी यही चीज़ होती है। इसमें क्या होता है कि जो पेटिशनर होते हैं, जो कंप्लेनेंट होते हैं, वो बहुत सारे होते हैं, ठीक है, वर्सेस एक कंपनी होती है, ठीक है। क्लास ऑफ सूट्स भी यही चीज़ ही होती है, मतलब सिंगल एप्लीकेशन मतलब बहुत सारे एम्प्लॉयज़ होंगे वर्सेस जो तुम्हारा एम्प्लॉयर है या जो तुम्हारी कंपनी है, ठीक है। तो ये सिंगल एप्लीकेशन का ऑप्शन देते हैं। सेक्शन 21 खत्म। अब नेक्स्ट आता है सेक्शन नंबर 22, जो कि कहता है पेनल्टीज फॉर सर्टेन ऑफेंसेस। मतलब कि अगर कोई ऐसा एम्प्लॉयर है, ठीक है, जो कि मिनिमम वेजेस जो कि सरकार ने तय करी हैं उससे वो कम दे रहा है, या फिर सेकंड पॉइंट क्या है कि कॉन्ट्रवीन, वो कोई ऐसा रूल ब्रेक करता है जो कि सेक्शन 13 के अंडर है। सेक्शन 13 के अंडर क्या रूल्स है कि भाई बीच में तुम्हें एक ब्रेक देनी होती है,
ठीक है, 1 आवर की। अब 1 आवर तुम्हारी मर्जी है, आधे घंटे के 2 दे दो, ठीक है, 15 मिनट के 4 दे दो, ठीक है, लेकिन 1 घंटे का ब्रेक इंटरवल देना है, ठीक है। या फिर उसको तुमने 48 आवर्स इन अ वीक से ज़्यादा तुमने काम करवा लिया, एक हफ्ते में तुम उसको 48 घंटे से ज़्यादा काम नहीं करवा सकते, ठीक है। तो अगर वो कोई सेक्शन 13 के रूल ऐसे ब्रेक करता है तो वो वाला जो एम्प्लॉयर है उसको पनिशेबल वो होगा, या तो 6 मंथ्स इम्प्रिजनमेंट, ठीक है, या फिर उसको फाइन लग सकता है 500 रुपये, ठीक है, या फिर बोथ। तो यानी कि ये वाला कौन सा ऑफेंस बन गया, कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल जिसको नहीं पता ब्रीफ में बता देती हूँ, कंपाउंडेबल होता है जहाँ ये आ जाए ना, और ठीक है, 6 महीने या तो जेल चले जाओ या फाइन दे दो, ठीक है, वो चीज़ होती है तुम्हारी कंपाउंडेबल, ठीक है। जहाँ फाइन कंपलसरी हो और जेल भी कंपलसरी हो, अगर यहाँ ऐसा होता ना कि 6 मंथ्स प्लस 500 रुपये फाइन, तो वो चीज़ बन जाती है नॉन कंपाउंडेबल, ठीक है, यहाँ तो कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आ गया तुम्हारा सेक्शन 22A, ये जनरल प्रोविज़न है। जनरल प्रोविज़न जैसे तुम्हें आईपीसी का वो याद है, सेक्शन 511, ठीक है, उसमें भी कि भाई जहाँ अगर अलग से पनिशमेंट नहीं दी हुई, अटेम्प्ट की पनिशमेंट के बारे में बात करता है कि अगर कोई ऐसा ऑफेंस है जहाँ अटेम्प्ट की पनिशमेंट नहीं दी हुई तो सेक्शन 511 यूज़ कर लो, ठीक है। वैसा ही है सेक्शन 22A, वो कहता है कि भाई सेक्शन 22 में था कि अगर मिनिमम वेजेस वगैरह नहीं दी, या सेक्शन 13 का कोई मतलब कॉन्ट्रवीन करा कोई रूल, इसमें है कि अगर इन दोनों के अलावा एक्ट के बाकी किसी प्रोविज़न को उसने कॉन्ट्रवीन करा है उस एम्प्लॉयर ने, तो उस केस में जो भी उस पर्टिकुलर सेक्शन में उस चीज़ की पनिशमेंट दी हुई है वो लगेगी। अगर वहाँ पे वो पनिशमेंट नहीं मौजूद, वहाँ पे वो पेनल्टी नहीं प्रोवाइड करी, तो उसको 500 रुपये तक अप टू है, ठीक है, अप टू 500 रुपये उसको फाइन लग सकता है, ठीक है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22B, जो कि कहता है कॉग्निजेंस ऑफ ऑफेंस। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कॉग्निजेंस वाला, क्योंकि ये क्या कहता है कि भाई कोर्ट कैन नॉट टेक कॉग्निजेंस ऑफ अ कंप्लेंट ऑन इट्स ओन। कोर्ट खुद से किसी भी केस की कॉग्निजेंस नहीं ले सकता। कोर्ट कब कॉग्निजेंस ले सकता है, जब उसको सेक्शन 20 कौन सा था, अभी पढ़ा था हमने, क्लेम्स, उसके अंडर एप्लीकेशन लगा कर दी हो, ठीक है। या फिर अगर सेक्शन 13 के अंडर तुमने एप्लीकेशन देनी है तो उस केस में पहले इंस्पेक्टर से तुम सैंक्शन लोगे, और उस सैंक्शन लेने के 1 मंथ का पीरियड होता है, ठीक है। यहाँ पे भी एक लिमिटेशन पीरियड दे दिया 1 मंथ, कि 1 मंथ तक, मतलब आज है 1 जुलाई 2022, तो 1 मंथ क्या 1 अगस्त, ठीक है, तो 1 अगस्त, हाँ 1 अगस्त तुम्हारा वो है, मतलब इस पीरियड के बीच में तुम्हें वो कंप्लेंट फाइल करनी है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया कि भाई अगर तुम्हें सेक्शन 22A, यानी ये वाला सेक्शन 22A के अंडर अगर तुम्हें कंप्लेंट फाइल करनी है तो उसका लिमिटेशन पीरियड दिया हुआ है 6 मंथ्स, ठीक है, 6 महीने तक तुम आराम से कंप्लेंट फाइल कर सकते हो, तब तक वो मेंटेनेबल होता है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 22C, ये क्या कहता है, ऑफेंसेस बाय कंपनी, ठीक है। अगर कंपनी ऑफेंस कर रही है तो उस केस में क्या होगा, ये कहता है कि अगर जब भी एट द टाइम ऑफ कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो जितने भी पर्सन इंचार्ज थे, ठीक है, प्लस कंपनी, ये सारे गिल्टी होंगे। अभी मैं कंपनी अलग से क्यों लिख रही हूँ, अगर आपको याद हो तो कंपनी एक सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, ठीक है। तो जितने भी पर्सन इंचार्ज थे प्लस कंपनी, सारे ही गिल्टी होंगे, ठीक है। लेकिन इस चीज़ का एक प्रोवाइज़ो है। प्रोवाइज़ो बेसिकली क्या होता है, मतलब ऊपर लिखी बात का एक्सेप्शन होता है प्रोवाइज़ो का लिटरल मीनिंग, ठीक है। वो कहता है कि जितने भी पर्सन रिस्पॉन्सिबल थे, ठीक है, जो मतलब पर्सन ये वाले जो इंचार्ज वाले थे, अगर वो ये चीज़ प्रूव कर देते हैं कि ये जो ऑफेंस हुआ है ये विदाउट आवर नॉलेज, भाई हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है, विदाउट आवर नॉलेज हुआ है, प्लस ड्यू डिलीजेंस, ऐसा तुम पता नहीं था, ये एक्सक्यूज़ नहीं दे सकते, ड्यू डिलीजेंस तुम्हें निभानी है। मतलब ऐसा नहीं है कि हम लोग इग्नोरेंट नहीं थे, हम बाकायदा विजिलेंट थे, हमारी ड्यू डिलीजेंस थी, उसके बावजूद ये ऑफेंस कमिट हो गया, ठीक है। तो इस केस में ये लोग लायबल नहीं होंगे, ठीक है, इसमें कोई डाउट नहीं है। नेक्स्ट आता है सेक्शन 22D, मतलब पेमेंट ऑफ अनडिस्ट्रीब्यूटेड अमाउंट,
ठीक है। इसमें क्या होता है कि भाई अगर मान लो जो एम्प्लॉई है उसने अपनी काम करा, लेकिन जिस दिन उसको पेमेंट मिलनी थी उस दिन उसकी डेथ हो गई, ठीक है, या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉई है, इसकी होगी डेथ, ठीक है, ये गुम हो गए, इसके वेयर अबाउट्स अननोन है, ठीक है, कहाँ है कहाँ नहीं है, इसके फैमिली घर वाले भी नहीं पता कहाँ है, ठीक है, तो उस केस में एम्प्लॉयर को जो भी इसका अमाउंट बनता है वो सारा अमाउंट एक प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी के पास रखवाना पड़ेगा। ये सेक्शन बेसिकली इसलिए है कि भाई अगर जो भी उसका अमाउंट बनता है लेकिन उसकी डेथ हो गई तो ऐसा ना हो वो एम्प्लॉयर उसका पैसा खा जाए, ठीक है। उसकी फैमिली वगैरह कोई भी जो सर्वाइविंग मेम्बर होगा वो अगर आके क्लेम करना चाहे तो वो कभी भी प्रिस्क्राइब्ड अथॉरिटी से वो क्लेम कर सकते हैं, ठीक है। अब एज पर द प्रॉमिस ये रहे तुम्हारे नोट सेक्शन 20, 21, 22, ठीक है। आराम से वीडियो पॉज करना, और ये सारे मतलब बेयर एक्ट लैंग्वेज नहीं है, मेरी खुद की लैंग्वेज है, ठीक है। यही चीज़ मैंने अभी तुम्हें बोर्ड पर पढ़ाई है, आराम से इनको पॉज कर लेना और नोट्स अपने कॉपी कर लेना, ठीक है, या स्क्रीनशॉट वगैरह जो भी है। अब आते सेक्शन 22E, प्रोटेक्शन अगेंस्ट अटैचमेंट ऑफ एसेट्स ऑफ एम्प्लॉयर विद गवर्नमेंट। अब एक बार मेरा एग्जाम्पल समझ लो, उसके बाद ये सेक्शन आराम से समझ में आएगा। अब मान लो कि सरकार ने कोई प्रोजेक्ट के लिए टेंडर निकाला, ठीक है, मैंने उस प्रोजेक्ट को सिक्योर करना है तो मैंने कुछ अमाउंट रखवाया सरकार के पास, कोई अपनी प्रॉपर्टी रखवाई सरकार के पास कि भाई मेरी हैसियत है, मैं ये कॉन्ट्रैक्ट ले सकता हूँ, ठीक है। तो अब ये सेक्शन क्या कहता है कि किसी भी डिग्री या किसी भी ऑर्डर के अंदर मेरी प्रॉपर्टी जो है वो अटैच नहीं हो सकती, लेकिन मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है। मान लो हाईवे बनाने का मेरे को मिला था, ठीक है, टेंडर, तो अब मैंने अपने एम्प्लॉयज़ को, वो हाईवे वगैरह बना रहे हैं लेकिन जो भी मिनिमम वेजेस सरकार ने तय करी है वो मैं नहीं दे रही या कम दे रही हूँ, ठीक है। तो उस केस में जो भी मैंने प्रॉपर्टी रखवाई है सरकार के पास वो अटैच हो सकती है, मतलब वो बेची जा सकती है। जो एम्प्लॉयज़ एम्प्लॉयड हैं उनकी पेमेंट, उनकी जो वेजेस है उनको वो मिल पाए, ठीक है। तो क्या कह रहा है ये सेक्शन कि एनी अमाउंट डिपॉजिट विद द अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, अमाउंट डिपॉजिट करवाते हैं अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट। अप्रोप्रिएट क्यों? क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट भी टेंडर निकाल सकते हैं, स्टेट भी, ठीक है। कौन रखवाता है अमाउंट? एम्प्लॉयर। क्यों रखवाता है? टू सिक्योर द ड्यू परफॉर्मेंस ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट, कॉन्ट्रैक्ट की ड्यू परफॉर्मेंस सिक्योर करने के लिए, ठीक है, विद दैट गवर्नमेंट। नेक्स्ट, शैल नॉट बी लाइबल टू अटैचमेंट अंडर एनी डिग्री या ऑर्डर ऑफ एनी कोर्ट, किसी भी डिग्री या किसी भी ऑर्डर के अंदर उसकी प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती, लेकिन अदर देन एनी डेट या लाइबिलिटी इनकर्ड बाय द एम्प्लॉयर टुवर्ड्स एनी एम्प्लॉय, ठीक है। अदर देन जो भी उसकी लाइबिलिटी बनती है, जो भी उन एम्प्लॉयज़ की वेजेस बनती है उनको, उसके अलावा उसकी किसी भी सूरत में प्रॉपर्टी अटैच नहीं हो सकती। लेकिन इसकी एक चीज़ कंडीशन आई है कि एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट अफोर्सेड, मतलब मान लो जो हाईवे वाले हैं, ठीक है, उनको मैं पेमेंट दे रही हूँ, लेकिन एक और मेरे को टेंडर मिला था डैम की कंस्ट्रक्शन का, अब मैंने डैम वालों को नहीं दी, ठीक है, डैम वालों की जो मिनिमम वेजेस है मैंने उनको नहीं दी। तो ऐसा नहीं है कि जो हाईवे के लिए मैंने जो प्रॉपर्टी रखवाई है वो डैम वालों के लिए यूज होगी, नहीं, हाईवे की प्रॉपर्टी हाईवे वालों के लिए, ठीक है। एम्प्लॉयड इन कनेक्शन विद द कॉन्ट्रैक्ट अफोरसेड, ठीक है। नेक्स्ट आएगा सेक्शन 23, बहुत ही वेल सेक्शन है कि एग्जेम्पशन ऑफ एम्प्लॉयर फ्रॉम लायबिलिटी इन सर्टेन केसेस, मतलब मान लो अगर जो एम्प्लॉयर है, मैं एम्प्लॉयर हूँ, ठीक है, मेरे को चार्जेस हैं कि ये ऑफेंस मैंने किया अंडर दिस एक्ट, ठीक है, तो मेरे पास ये लिबर्टी है, मेरे पास ये छूट है, मेरे को ये एक फ्रीडम मिली हुई है कि अगर मेरे को लगता है कि ये XYZ पर्सन ने क्राइम कमिट करा है, ठीक है, ये वाला उसने ऑफेंस कमिट करा है, तो मैं उस पर्सन को लेकर आ सकती हूँ, मैं एक्चुअल ऑफेंडर को कोर्ट में प्रेजेंट कर सकती हूँ, ये वाली मेरे पास लिबर्टी है, ठीक है, बहुत ही सिंपल है। नेक्स्ट आ गया सेक्शन 24, बार ऑफ सूट्स। ये बेसिकली हमने कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल 20 क्लॉज 2 पढ़ा था, डबल जेओपार्डी, ये वही चीज़ है। ये क्या कहता है, बार ऑफ सूट्स मतलब रोक लगाना, कब केस नहीं हो सकता। ये क्या कहता है कि नो कोर्ट शैल एंटरटेन एनी सूट फॉर द रिकवरी ऑफ वेजेस, कोई कोर्ट एंटरटेन नहीं करेगी, कोई कोर्ट मतलब वो केस नहीं लेगी फॉर द रिकवरी ऑफ वेजेस। किस केसेस में? फर्स्ट, फॉर्म्स द सब्जेक्ट ऑफ एन एप्लीकेशन अंडर सेक्शन 20। सेक्शन 20 वही क्लेम्स वाला जो सबसे पहले हमने ये सेक्शन करा था, भाई उसको मिनिमम वेजेस नहीं दी, कम दी है, ठीक है, उसको ओवर टाइम वेजेस नहीं दी, कॉम्पनसेटरी लीव नहीं दी, ठीक है, उनमें से उसने कुछ भी करा तो फॉर्म्स दी सब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट मैटर बना अंडर सेक्शन 20, विच हैज बीन प्रेजेंटेड बाय और ऑन बिहाफ ऑफ द प्लेंटिफ, जो कि तुम ऑलरेडी कोर्ट में प्रेजेंट कर चुके हो। डबल जेओपार्डी भी क्या होता है
कि मान लो मैंने चोरी भी किया और मर्डर भी किया, ठीक है, चोरी का मुझ पर ट्रायल हो चुका है, मुझ पर मुकदमा हो चुका है, मुझे पनिशमेंट भी मिल चुकी है। अब ये नहीं कि मुझ पर दोबारा चोरी का ट्रायल करोगे। अब जो मेरा ट्रायल होगा वो मर्डर का होगा, चोरी का दोबारा नहीं हो सकता। यही चीज़ डब्ल्यू पार्टी यही चीज़ ये कह रहा है कि एक बार ऑलरेडी तुम सेक्शन 20 की जो एप्लीकेशन है वो तुम प्रेजेंट कर चुके हो अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के सामने, तो अब दोबारा तुम कोर्ट में नहीं वो उसका क्लेम डाल सकते, ठीक है। नेक्स्ट बी वाला क्या कहता है, he has formed the subject of a direction under that section in favor of the plaintiff। प्लेंटिफ के फेवर में कोई डायरेक्शन, कोई अवार्ड पास हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आगे हैज बीन एडजस्ड, उस पर डिसीजन सुनाया जा चुका है इन एनी प्रोसीडिंग अंडर दैट सेक्शन नॉट ड्यू टू द प्लेंटिफ, ठीक है। मतलब कि प्लेंटिफ को कोई पर्टिकुलर ऐसे सर्कमस्टांसेस है कि उसको इस केस में मिनिमम वेजेस जो भी वो मतलब जो भी अपना वो क्लेम कर रहा है उसको वो नहीं मिलेंगी। ये चीज़ जज हो चुकी है, इसका फैसला सुनाया जा चुका है किसी प्रोसीडिंग में, तो भी वो नहीं कोर्ट में वो रिकवरी के लिए क्लेम डाल सकता है, ठीक है, नहीं डाल सकता। और नेक्स्ट आ गया कुड हैव बीन रिकवर्ड बाय एन एप्लीकेशन अंडर दैट सेक्शन। अगर किसी और सेक्शन में वो एप्लीकेशन आराम से डन रही है, उस चीज़ का प्रोविजन दिया हुआ है, तो वो कोर्ट में नहीं जा सकता, ठीक है। नेक्स्ट आगे सेक्शन 25, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ये क्या कहता है, कॉन्ट्रैक्टिंग आउट। ये बहुत ये एक्चुअल मेन सेफगार्ड है। कैसे है कि ये क्या कहता है कि भाई एनी अग्रीमेंट वेदर मेड प्रायर या लेटर टू द कमेंसमेंट ऑफ दिस एक्ट, 1948 से पहले कोई अग्रीमेंट बना हो या उसके बाद भी बना हो, वो अग्रीमेंट वॉइड होगा, वो अग्रीमेंट माननीय नहीं होगा जिसमें एम्प्लॉय अपने राइट्स गिव अप कर देता है या कम कर देता है, ठीक है। कोई भी प्रिविलेज कुछ भी अपने उसके जो राइट है, जो मिनिमम वेजेस एक्ट की जो एक्ट प्रोवाइड कर रहा है। अब जैसे हमें पता है कि गांव वगैरह या किसी भी एरिया में कई बार एम्प्लॉयज़ पढ़े लिखे नहीं होते हैं, अंगूठा छाप होते हैं, ठीक है। उससे किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में उसने ऐसे अंगूठा लगवा लिया, उसको तो पता ही नहीं उसकी टर्म्स एंड कंडीशन क्या है, उसने अपने राइट गिव अप कर दिए जो उसको पता ही नहीं थे उसके पास थे, और उसको पता ही नहीं कि उसके वो राइट ले लिए गए हैं। तो भाई ये सेक्शन उन लोगों के लिए मेनली है कि कॉन्ट्रैक्टिंग आउट, कि किसी भी अग्रीमेंट में अगर वो अपने राइट गिव अप कर देते हैं तो वो अग्रीमेंट नल एंड वॉइड होगा, वो माननीय नहीं होगा, ठीक है। दैट्स द एंड ऑफ यूनिट 1। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।